सर सप्लाई अंडर जीएसटी, वेरी वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। जब एग्जाम वाले दिन पढ़ो तो थोड़ा प्रिसाइज हो जाओ, कुछ चीजें आप इग्नोर कर सकते हो एग्जाम वाले दिन के लिए, ना भी रीड करो तो चलेगा। जैसे गुड्स की डेफिनेशन हर किसी को पता होता है सर, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। और दूसरा एक्शनेबल क्लेम ध्यान रखना, क्योंकि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का सर नया कैटेगरी आया है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, जिसमें हमने सर कसिनो, हॉर्स रेस और गैमलिंग, ये 3 एक्टिविटी को भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में डाला है, उनमें जीएसटी है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, बाकी तो सेम बातें होती है। टैक्सेबल पर्सन वो होता है सर जो पर्सन ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जिसपे जीएसटी की बात है। टैक्सेबल टेरिटरी, या आखिरी दिन ये सब छोड़ सकते हो सर, कि सप्लायर कौन होता है। सप्लायर वो पर्सन होता है जो सप्लाई कर रहा है, या तो उसका एजेंट भी हो सकता है। रेसिपिएंट एक बार रीड कर सकते हो इन केस अगर एग्जाम में लिखने को आ गया 3 मार्क्स का, तो वैसे तो अब नहीं आता, पहली बार में आया था कि सर जहां पर जो कंसिडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट होता है। सर अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में सर जहां पर गुड्स डिलीवर किया जा रहा है, ये गुड्स अवेलेबल करवाया जा रहा है सामने वाले रेसिपिएंट को। और सर अगर सर्विसेज का केस है तो सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सर्विसेज जहां रेंडर की जा रही है, इसमें हम इंक्लूड करते एजेंट, बट सर्विसेज के केस में जनरली एजेंट नहीं होता है, गुड्स के केस में एजेंट होता है। फिर सर्विस क्या होता है ये आप एक बार डेफिनेशन रीड कर सकते हो। इसमें ये ध्यान रखना, जहां पर हम एक फॉर्म ऑफ करेंसी को दूसरे फॉर्म ऑफ करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए कुछ सेपरेट कमीशन कंसिडरेशन कुछ होता है, तो उसे सर्विसेज कंसिडर करते हैं। इसके बाद स्कोप ऑफ सप्लाई, ये डेफिनेशन थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि सर जब क्वेश्चन बनाओगे तो इसका रिलेवेंस बहुत बनता है। 5 चीजें होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। इन 5 में से एक भी कंडीशन टूटती है तो वो सप्लाई नहीं होता, फिर उस पर जीएसटी की बात नहीं होती है, ठीक है। तो कंसिडरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है सर, जो भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, सरकार बोलती है अदर देन गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है वो कभी कंसिडरेशन नहीं हो सकता, वो तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी नहीं लेते हैं सर, ठीक है। इसके बाद सर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, किसके लेके आप कुछ करके दे रहे हो, या फॉरबियंस, कुछ नहीं करने के लिए जो कर रहे हो, मतलब जो नहीं कर रहे हो उसकी भी मॉनेटरी वैल्यू है, तो सरकार बोलती है वो भी कंसिडरेशन में काउंट होगा, बट गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं आती है। इसमें सिंपल इतना याद रख सकते हो सर कि अगर कोई डिपॉजिट होगा तो डिपॉजिट की सिंपल सी बात ये है सर कि अगर वो डिपॉजिट एडजस्ट होगा तो वो कंसिडरेशन है, अगर वो डिपॉजिट रिफंड होगा तो वो कंसिडरेशन नहीं है। आई बात समझ। इसमें ये वाला पॉइंट ध्यान रख सकते हो एक बार रीड करने के लिए कि सर अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, अगर अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या गुड्स प्रोवाइड कर रही है तो उसको भी सेक्शन 7 में कवर किया गया है, उसको भी सप्लाई मान के जीएसटी लगेगा सर। पहले यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज लिखा हुआ था, इन्होंने बाद में गुड्स ऐड किया था सर, ये फाइनेंस एक्ट 22 की अमेंडमेंट थी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेरे को तो लगता है इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट होता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें रिवर्स चार्ज की भी बात होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कोई पूछे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्या होगा, तो बोला सर विद कंसिडरेशन है तो हम सोच ही नहीं रहे, चाहे वो बिजनेस से रिलेट करे ना करे टैक्सेबल है। बट सर विदाउट कंसिडरेशन है तो हम ये चेक करते हैं सर कि रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से है कि नहीं, फिर हम ये चेक करते हैं सर आपके बिजनेस से रिलेट करता है कि नहीं, तभी वो टैक्सेबल है, अदरवाइज तो वो एग्जेम्प्ट है सर, वो टैक्सेबल नहीं होता। इसमें मेरे हिसाब से आपको जो याद रखना चाहिए वो रिलेटेड पर्सन याद रखना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा अगर आपको ध्यान रखने वाली बात है तो डिस्टिंक्ट पर्सन याद रखना चाहिए, डिस्टिंक्ट पर्सन, ये 2 चीजें अच्छे से याद रखना चाहिए। मैं जो एमसीक्यू और केस सिनेरियो सॉल्व करवा के डाला हूं उसमें इसके क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी में इसके क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप उसको करना चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं शेड्यूल 1, ये तो बाप रे बाप, इंस्टीट्यूट कभी कभी पूरे शेड्यूल 1 के ट्रांजेक्शन ही पूछ देती है, तो याद तो होना चाहिए सर शेड्यूल 1 में क्या ट्रांजेक्शन आते हैं। सर शेड्यूल 1 में ऐसे 4 ट्रांजेक्शन आते हैं
जिनमें कंसिडरेशन ना भी हो तो भी सरकार बोलती है सप्लाई है। इसमें सबसे पहला होता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। ये पॉइंट का बहुत रिलेवेंस है। इस पॉइंट से गजब क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने इसके एमसीक्यूज जो डाले हुए हैं ना, सॉरी केस सिनेरियो, अच्छे पॉइंट है इस पॉइंट से क्वेश्चंस बहुत अच्छे, कि वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, जहां पर वो आईटीसी ले रहा है। अगर आईटीसी नहीं लेता है तो उस केस में शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। अच्छे से पढ़ना है इसको, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक। दूसरा ये होता है सर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। ये भी ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट पर्सन तब होता है सर जब डिफरेंट स्टेट्स में हो। एक बात याद रखना, सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट था सर, मैंने देखा था इंस्टीट्यूट ने पूछा था, कहाँ पूछा याद नहीं है। डिफरेंट स्टेट होगा तभी डिस्टिंक्ट हो सकता है, सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट कैसे होगा, वो तो सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद सर अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा एक्सीड करता है, जहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो टैक्सेबिलिटी है, नहीं तो नहीं है। 50,000 भी हुआ तो टैक्सेबिलिटी नहीं होती है। फिर ये सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल एजेंट, इसको ध्यान रखना। प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने आगे अपने नाम पे सप्लाई किया, तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजेक्शन को सप्लाई माना जाता है। प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया, एजेंट ने प्रिंसिपल के नाम पे आगे काम किया, तो उस केस में प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के ट्रांजेक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो हमें एग्जाम में ये देखना पड़ेगा किसके नाम से आगे काम हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है। बाकी इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला पॉइंट तो हम ऊपर कवर करते हैं। ठीक। जो आप परक्विजिट वगैरह प्रोवाइड करते हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, सरकार वाली उनपे जीएसटी की बात नहीं है। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर पे जीएसटी लगेगा। ठीक है। अगर गुड्स वगैरह आपके कॉन्फिस्केट हुए हैं, सीज हुए हैं, तो सरकार बोलती है उनमें भी जीएसटी की बात है सर। ठीक। फिर हम पढ़ते हैं शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में क्या था सर, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन जिनको सरकार बोलती है ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकते हैं। हम बता देते हैं इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। हमेशा याद रखना, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो गुड्स है, नहीं तो ये सर्विसेज है, ऐसे याद रखना। ठीक है। इसमें ना इसको जस्ट रीड करना एग्जाम वाले दिन, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। इट डजंट मेक एनी सेंस। एक बार जस्ट रीड किया हुआ होगा तो भी ये बन जाता है सर, तो भी ये बन जाता है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, जहां पर सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले आप कोई बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर बेच रहे हो तो वो सर्विस है। कंस्ट्रक्शन के बाद बेचोगे तो वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा सर। ठीक। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ एंजॉयमेंट और कैप एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजाइनिंग डेवलपमेंट, ये वाला पॉइंट याद रखना। इससे अभी तक क्वेश्चन बना नहीं है, बट इससे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बनाएगी, इससे रिलेटेड अभी अपन पढ़ेंगे नीचे। ठीक है। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। ठीक है। इसमें आप ना ठीक है, इसके बाद देखो अगला सर्कुलर ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट, इसको हम सप्लाई मानते हैं, इनमें जीएसटी है सर। अगर स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लग रहे हैं तो भी सरकार बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जीएसटी लेंगे। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम एग्जामिशन रिवाइज करेंगे तो हम इसको भी कवर करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेड्यूल 3 के क्या क्या ट्रांजेक्शन है एग्जाम में लिखने को आ जाते हैं कि सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के बीच में अगर सर्विसेज है तो सरकार बोलती है शेड्यूल 3 में उस पर जीएसटी की बात ही नहीं करते। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल है तो सरकार बोलती है उस पर जीएसटी की बात ही नहीं होती है। पार्लियामेंट के मेंबर्स है, एमपीज, एमएलए, सरकार बोलती है इनमें जीएसटी की बात ही नहीं है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेरेमिटोरियम, मॉर्चरी सर्विसेज, सरकार बोलती है इनमें जीएसटी की बात ही नहीं है, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, मरे हुए आदमी को लेके जा रहे हो। सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे जीएसटी की बात ही नहीं है। एक्शनेबल क्लेम में हमने एक बोला था सर, एक्शनेबल क्लेम में आपको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम याद रखना है। ये सर कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग्स, लॉटरी, बेटिंग और गैमलिंग, ये तीन पहले से कवर था। ये तीन एक्शनेबल क्लेम की कैटेगरी से बाहर थे, सरकार बोली इन पे जीएसटी की बात है। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम के नाम से याद रखना, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, ध्यान रखना। कसिनो, हॉर्स रेस, ऑनलाइन गेमिंग्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेड्यूल 3, ये तीन में जीएसटी है, इसको ऐसे याद रखना। ठीक है। इसके बाद सर अब ये वाले पॉइंट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बताओ
सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, बाहर से बाहर ही चला, दुबई वाला यूएस वाले को बेचा, तो सरकार बोलती है हम क्यों आएंगे जीएसटी में, हम आएंगे ही नहीं। अगला है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन। सर अगर कोई गुड्स वेयर हाउस में जाने से पहले, ये कस्टम से रिलेटेड होता था, याद करो बताया था कि कोई भी गुड्स वेयर हाउस में जाने से पहले हमने किसी और को भेज दिया, घर लेके गए नहीं हम गुड्स, ठीक है, गुड्स वेयर हाउस में जा रहा है, गुड्स को हम घर लेके नहीं जा रहे, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो सरकार बोलती है उस केस में ये शेड्यूल 3 में कवर होता है, बट जिस दिन तू उसको वेयर हाउस से घर लेके जाएगा उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम ये भी पढ़े थे सर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, ये होता था हाई सी से, रास्ते में गुड्स से, शिप से आ रहा है, रास्ते में भी मैंने किसी को भेज दिया, सरकार बोलती है शेड्यूल 3 में इस पे जीएसटी की बात नहीं है, बट जिस दिन तुम इसे घर लेके जाओगे इनमें जीएसटी की बातें होगी। फिर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कोई भी सर्विसेज देगा वो टैक्सेबल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है तो टैक्सेबल है। सर अगर कोई प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का और उस बिहाफ में उसने पेमेंट किया तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना, इससे रिलेटेड पॉइंट आ जाता है एग्जाम में। नॉन कंपीटिंग फीस हमेशा से टैक्सेबल था। डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनमें जीएसटी की बातें हैं, ये लोग जो सर्विसेज देंगे इनमें जीएसटी की बातें हैं। सर मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इनमें जीएसटी की बात कभी होती ही नहीं है सर, ठीक है। सर जीएसटी की बात तब भी नहीं होगी जब आपने कोई अमाउंट प्री डिपॉजिट किया है, पेनल्टी वगैरह डिपॉजिट किया है, नहीं सर। इसके बाद रेम्युनरेशन वाली बात सिंपल मैंने आपको बताया, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो सर जीएसटी में कवर नहीं होता। इसमें सिंपल है सर, अगला सर्कुलर, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वीनियंस है, ठीक है, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर, तो सरकार बोली इन पे जीएसटी नहीं लगता, ट्रक इधर से इधर जा रही है, बट अगर आपने उस ट्रक को रिपेयर मेंटेनेंस के लिए भेजा है सर, सरकार बोलती है इन पे जीएसटी, इनको हम सप्लाई मानेंगे सर। सेम वैसे एयरक्राफ्ट इंजन का था सर, एयरक्राफ्ट इंजन और उसके पार्ट्स अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूवमेंट हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर वगैरह, तो सरकार बोलती है इनको जीएसटी में हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत सिंपल होता है सर, प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सर सरकार बोलती है चेक करो सामने वाला कर किस टाइप का काम रहा है, क्या मटेरियल खुद सप्लाई करता है, कंटेंट खुद प्रोवाइड करता है, सामने वाला सिर्फ प्रिंट करके दे रहा है तो वो सर्विस है, सामने वाले का खुद का कंटेंट है, खुद का मटेरियल, सब कुछ उसका है, मैं जाके सिर्फ खरीद रहा हूं तो सरकार बोलती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, आपको चेक करना पड़ेगा। फिर हम ये भी समझते हैं सर कि अगर जॉइंट वेंचर अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है तो सरकार बोलती है सप्लाई है। सर जो मेंबर्स टू मेंबर्स के बीच में चला है या जॉइंट वेंचर मेंबर या मेंबर जॉइंट वेंचर, ये भी सप्लाई है सर। बट सर जहां पर मेंबर जॉइंट वेंचर को सिर्फ कैश कॉल्स दे रहे, सिर्फ पैसा दे रहे, कोई सर्विसेज नहीं ले रहे, मेयर फ्लो ऑफ मनी है, तो सरकार बोलती है इसको हम सप्लाई नहीं मानते, जीएसटी की बात नहीं है। इसके बाद था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, ये याद है मैंने आपको बताया था सर, कुछ सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट बोलती है लोन देना जरूरी है, एग्रीकल्चर वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, सरकार सिंपल बोलती है हम इसे जीएसटी लगाएंगे सर। हम अगर कोई अपना पीएसएल बेचता है किसी दूसरे को, एक बैंक दूसरे बैंक को बेचता है, सरकार बोलती है इनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे और जीएसटी की बात है सर। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, याद है सर, टायर्स की मोल्डिंग कर रहे हो तो सरकार बोलती है अगर टायर्स की मोल्डिंग वगैरह है तो हम चेक करेंगे सर, क्या मोल्डेड टायर ही बेच रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है सर, टायर सामने वाले ने दिया आप उसे मोल्ड करके दे रहे हो तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है सर, ठीक। जीएसटी इज पेबल ऑन द पेमेंट ऑफ ऑनरियम टू द गेस्ट एंकर्स, सर गेस्ट एंकर्स आए अभी 15 अगस्त, गेस्ट एंकर्स ऑनरियम पे किया आप उनको, सरकार बोली जीएसटी है सर। इसके बाद ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट अच्छा है, सेल ऑफ लैंड आफ्टर लेबलिंग, लेइंग डाउन ऑफ ड्रेनेज लाइंस, ये सब चीजें कर रहे हो ताकि उस जमीन को बेच पाओ, सरकार बोलती है शेड्यूल 3 में ही कवर होगा, इस पे जीएसटी की बात है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट है सर, ये सर्कुलर था कि सर अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स होल्ड करती है तो सरकार बोलती है सर वो तो वैसे ही सिक्योरिटी की डेफिनेशन में कवर है, तो सर उस केस में सप्लाई की बात होगी नहीं, जीएसटी की बात आएगी नहीं सर, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट ध्यान रख लेना, सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसलिए ध्यान रखने वाली बात क्योंकि अगर रेस्टोरेंट है तो कंपोजिशन भी मिल जाता है, रेस्टोरेंट वालों को कंपोजिशन मिलता है, इसलिए ध्यान रखना।
नो क्लेम बोनस, इस पे जीएसटी की बात तो कभी होना भी नहीं चाहिए सर। जब मुझसे ही पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो जब मुझसे पैसा नहीं लिया जा रहा है तो इस पे जीएसटी की बात क्या है? आई बात समझ? ध्यान रखना। इसके बाद कुछ चीजें और चेंज किए थे अपन। अपन इसमें ये चीज पढ़े थे, एग्रीइंग टू डू एन एक्ट, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट। कुछ करना, कुछ नहीं करना, और कोई कुछ नहीं कर रहा उसको सहना, ये तीनों चीजों को सर्विसेज मानी जाती थी। इन तीनों में जीएसटी लगेगा सर। शेड्यूल 2 में कवर है सर ये लोग। बट सरकार ने बोला था सर कुछ ऐसे केसेस है जहां पर हम आपको बता रहे, जहां पर सर आपको लगेगा कि आप सर कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कर नहीं करने का वादा कर रहे हो, या कुछ सह रहे हो, इन सब केसेस में जीएसटी की बातें नहीं होगी। इसको आप एक बार जब क्लास के टाइम पे या रेगुलर रिवाइज जब पहली बार आप पढ़ोगे तो इसको एग्जाम्पल सहित पढ़ना। बट जब नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे ना सर, तो इसको सिर्फ यहीं से एग्जाम वाले दिन तो सिर्फ यहीं से पढ़ना और कवर करके भग जाना। क्योंकि पहले का अगर अच्छे से एग्जाम्पल वगैरह पढ़ा हुआ तो इतना ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कोई आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो उसको सामने वाले को लिक्विडेटेड डैमेजेस देना पड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से मेंशन था। सरकार बोली सर इन पे जीएसटी की बात नहीं होती। ठीक है, आप लिक्विडेटेड डैमेजेस इसलिए डाले थे कि सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़े, बट सर यहाँ पर इस पे जीएसटी की बात नहीं है। चेक डिसऑनर, फाइन पेनल्टी, ये मैंने आपको समझाया था सर। चेक डिसऑनर सामने वाला ना करे, इसीलिए सर बैंक चार्जेस लेता है। सरकार, ये तो बैंक थोड़ी बोलता है चेक डिसऑनर कर हम चार्ज करेंगे, ये कोई सर्विस है? सर्विस नहीं है सर, आप ये ना करो इसलिए ये। बट सरकार बोली चेक डिसऑनर पे जीएसटी की बात नहीं है। बॉन्ड अमाउंट रिकवर्ड, किसी एम्प्लॉय को अपन ने 5 साल के लिए अपॉइंट किया था, 3 साल में भग गया, तो उससे अपन ने बॉन्ड अमाउंट रिकवर किया, इस पे जीएसटी की बात नहीं है। लेट पेमेंट चार्जेस, सर बहुत सारी चीजों पे लेट पेमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ही ले लो। सर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में लेट हो गए तो 10 रुपए चार्ज लग जाता है हर महीने का। तो सर ये जो 10 रुपए चार्ज लगता है, सरकार बोलती है इन पे जीएसटी नहीं है। अगला है फिक्स चार्ज कलेक्टेड। सर ये जो मीटर वगैरह के चार्जेस कलेक्ट करते हैं इन लोग, या मीटर की सर्विस से रिलेटेड चार्जेस कलेक्ट करते हैं, सरकार बोली इन पे जीएसटी नहीं है। कैंसिलेशन चार्जेस, सर अगर आपने कहीं की टिकट बुक करी होगी, चाहे रेलवे की, फ्लाइट की, या रूम्स की टिकट बुक करी होगी और उसको कैंसिल कर रहे हो, तो जो कैंसिलेशन चार्जेस लग रहा है, सरकार बोली उन पे जीएसटी की बात नहीं है। आखिरी दिन तो इसको यहीं से पढ़ना। बट जब आप पहली बार पढ़ो, क्लास में पढ़ो या रिवाइज करो, तो आप एक बार अच्छे से एग्जाम्पल सहित पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप बताओ? प्रोविजन तो वो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन कहां से बनेंगे? एग्जाम्पल से। आ रही बात समझ? ठीक। इसके बाद बात आती है सर टेक्सिबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या था याद है? जो नेचुरली बंडल्ड है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सर्विसेज को नेचुरल बंडल कर रहे हो सर। और मिक्स सप्लाई क्या होता था सर? यहाँ पर सर जबरदस्ती आप बंडल कर रहे हो, ये दो चीजें साथ में नहीं चलनी चाहिए थी सर। ठीक है, अगर कंपोजिट सप्लाई है तो सरकार बोलती है सर जो टैक्स प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है वही टैक्स रेट लगेगा। और अगर मिक्स सप्लाई है तो सर उस केस में क्या होगा? हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगा सर। और मिक्स सप्लाई की एक और खास बात है, ये ध्यान रखना, आप सिंगल प्राइस चार्ज करते हो। मल्टीपल सर्विसेज के या गुड्स के या जैसा भी होगा, उसका सिंगल प्राइस चार्ज करते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। आई बात समझ? सर सप्लाई चैप्टर एग्जाम वाले दिन इतना ही पढ़ना होगा, इससे ज्यादा नहीं टाइम दे सकते आप इसे। अगर आप इससे एग्जाम वाले दिन इससे ज्यादा टाइम दोगे तो आप तो पेपर छोड़ दोगे। क्योंकि सर आपको जीएसटी, आप समझो, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप सबसे पहला काम जीएसटी से उठाओगे। तो अगर आप जीएसटी में ज्यादा टाइम दे दिए तो आप इनकम टैक्स कैसे पढ़ोगे? ये तो किस्मत से, चलो सितंबर वालों को 2 दिन छुट्टी मिल गई टैक्स में, नहीं मिलेगी तो चलो इनको तो मिल गई, नहीं मिली दूसरे को, तो आप लोग को नहीं मिली जनवरी वालों को, तो क्या करोगे? तो इसीलिए कि अपन को इस तरीके से प्रिपेयर रखना है कि आखिरी दिन जो छोटे छोटे चैप्टर्स है वो जल्दी निपटे। क्योंकि सर आपका टाइम लेके जाएगा आईटीसी, आपका टाइम लेके जाएगा रजिस्ट्रेशन, सर टैक्स इनवॉइस, ये चलो टैक्स इनवॉइस तो एक बार जल्दी भी कर लोगे सर। वो क्या नाम है, ये अपना प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशन, ये सब चैप्टर्स टाइम ज्यादा लेते हैं सर। जिन चैप्टर्स में टाइम बचा सको वहां टाइम बचाना, जहां नहीं बच सकते, जहां लगेगा टाइम वहां तो लगेगा ही सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बहुत कम टाइम मिलता है सर। किस्मत से दुआ करो कि जनवरी में भी 2 दिन छुट्टी हो जाए तो बढ़िया है, आराम से हो जाएगा। एक दिन रहती है तो बाप रे बाप,
सोने का तो सोच भी नहीं सकते आप, सोए मतलब खत्म हो गए। क्योंकि आप समझो आपको मिला कितना है 36 घंटे, 36 घंटे में 29 चैप्टर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है सोगे कैसे? सो ही नहीं पाओगे। सो भी गए तो मुश्किल से 3-4 घंटे या पावर नैप जैसे सोगे। अगर 1 दिन की छुट्टी रही तो। 2 दिन की रहती है तो थोड़ा-सा रिलैक्स है, आप नींद पूरी थोड़ी-सी कर सकते हो, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी। क्योंकि टैक्स बहुत बल्की है। आप अगर पढ़ भी लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चंस नहीं हुए, तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके लिए आप आरटीपी, एमटीपी देखोगे, तो लास्ट 3 अटेम्प्ट की देखने में भी टाइम लगता है आरटीपी, एमटीपी, जल्दी नहीं होता ऐसा। एक आरटीपीज, एमटीपीज देखने में कम से कम, एक अटेम्प्ट की देखने में कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो 3 अटेम्प्ट की देखोगे तो 3 साढ़े 3 घंटा तो यही घुस जाएगा। उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ोगे वापस एक बार, हो गया, इतने में टाइम फिनिश, खत्म। इससे ज्यादा टाइम बचेगा ही नहीं सर। हरी बात समझ, तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। चलो सप्लाई चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। स्मार्ट स्टडी करना, स्मार्ट स्टडी ही पास कराएगी सर, ठीक है। आखिरी दिन लेबोरियस जैसे कोई नहीं पढ़ता, आखिरी दिन लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना, अभी बता रहा हूं फंस जाओगे, मुझे मत बोलना फिर बाद में। लाइन टू लाइन पढ़ने जाओगे खत्म ही नहीं, अबे इनकम टैक्स खत्म नहीं होगा, चलो जीएसटी तो खत्म भी कर लोगे, इनकम टैक्स कैसे खत्म करोगे? तो लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना आखिरी दिन। बी स्मार्ट, बी प्रिसाइज, जहां जितना लग रहा है उतना पढ़ना, आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। आई मेरी बात समझ? तो जनवरी वाले क्या सोच रहे, सितंबर वालों का पेपर कैसा आना चाहिए, क्योंकि उस पर डिपेंड करेगा आप लोग का कैसा आएगा, कैसा आना चाहिए। जनवरी वाले बोले सितंबर वालों का इतना टफ है, इतना टफ है कि उनको जनवरी में झक मार के इजी करना पड़ जाए। देख ले बहन क्या बोल रहे हैं इन लोग। नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये काल्पनिक बात है कि सभी का अच्छा कर दे इंस्टीट्यूट, हुआ फिर फिर तो रैंक आ जाएंगे मैम हर किसी। ये ठीक है, ये चलो ये अच्छा है। मैं तो हमेशा से बोलता हूँ पेपर मॉडरेट आना चाहिए, ज्यादा इजी नहीं आना चाहिए। अबे ज्यादा इजी होता है ना तो पास नहीं होते लोग, फिर अनसन फेल करते, अनसन फिर जहां जैसे चाहे मर्जी मुंह उठा के किसी को ही फेल कर देंगे, फिर प्रूव कर लो। अभी जैसे वो क्या नाम है, सीए फाउंडेशन में 15% रिजल्ट आया, लॉ का पेपर इजी था, 15% रिजल्ट आया, क्या फेल किया लॉ में। पाजी कल अपना पेपर लेके आया था, मैं उसका पेपर देखा, अरे बाप रे बाप, इंस्टीट्यूट क्या काटी है। मैं पाजी को बोला इतना बुरी तरीके से तो मैं भी नहीं काटता हूँ जितना इंस्टीट्यूट मार्क्स काटी है, 7 मार्क्स में से 1 मार्क्स, आधा मार्क्स। मैं बोला आधा किसको देती है, एहसान करिए आधा भी नहीं देती। बाय बाय काटी है, बाप रे क्या काटी है इंस्टीट्यूट, बकायदा ऐसे सर्कल कर करके काटी है, क्या बोलते काटा पीटी है, ऐसे सर्कल करी बाजू में जीरो। मैं बोला यही तो मैं स्टूडेंट को सिखाता हूँ, मत करो काटा पीटी, बात ही नहीं मानते मेरी। करो, मेरा क्या है, खुद जाओ एग्जाम, खुद समझ जाओगे, सीख जाओगे। अभी पेपर आया तो वो देख के बोलता है अरे सर आपकी बात मान लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं बोला मैं तो शुरू से बोल रहा था मत करो काटा पीटी, ढंग से लिखो, एनालिसिस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, फैक्ट ऑफ द केस छोटा होना चाहिए। उसका फैक्ट ऑफ द केस बड़ा था, इंस्टीट्यूट चेक ही नहीं करी आगे, जीरो। जाओ फाड़ लो, कर लो जाओ। बोलता हूं मैं इंस्टीट्यूट है वो, पंगा नहीं लेना, प्यार से जैसा वो बोलती है ना वैसा ही चलो, उसी का पेपर है सर, उसी के हिसाब से पास होना है, आप उससे लग के क्या बच जाओगे, मतलब ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। क्या मार्क्स काटी इंस्टीट्यूट, बाप रे बाप, बाप रे बाप। उसका बेचारे का रिलेवेंट लॉ सही था, एनालिसिस गलत था, कंक्लूजन सही था, 1 मार्क्स 7 में से। लगना मत इंस्टीट्यूट, क्या चेकिंग है। मैं बोला ऐसा चेक मैं करता ना तो बच्चे सदमे में मर जाएंगे, अगर ऐसा चेक मैं कर दिया तो। मैं तो थोड़ा सा नॉर्मल करता हूँ तो उसमें हल्ला कर देते, वर्धमान सर की चेकिंग, वर्धमान सर की चेकिंग। बेचारे नए वाले बच्चे भी सीए फाउंडेशन के खौफ में, वो बोलते सर आपकी चेकिंग के बारे में बहुत सुने। मैं बोला कहाँ से सुनते हो तुम लोग? तो बोले सर वो पुराने स्टूडेंट बता रहे थे सर कि आपकी चेकिंग खतरनाक है।
मैं बोला चेकिंग खतरनाक नहीं है, मैं आपको तैयार कराता हूँ कि इंस्टीट्यूट जैसी चेकिंग के लिए तैयार रहो। खुद भी करती है इंस्टीट्यूट, सेम सीएमए वालों में, बाप रे बाप। इंस्टीट्यूट अलग ही धुन पे चलती है, अलग ही धुन पे। सजेस्टेड आंसर कुछ होते हैं, चेकिंग कुछ करती है और अपने मन से करती है। पसंद आएगा तो 7 में 7 देगी, नहीं पसंद आएगा तो 7 में 0 कर देती है सीधा। बीच वाला रास्ता भी अप्लाई नहीं करती है। टैक्स के पेपर में स्टेप मार्किंग होती है। मैंने 2 स्टूडेंट का पेपर देखा, एक का 39, एक का 35। सालों को जीएसटी में स्टेप मार्किंग नहीं मिला है। बोलता है सर अगर स्टेप मार्किंग देती ना इंस्टीट्यूट तो 40 था, मेरा तो वैसे भी पास था सर, मेरा 160 आया है। मैं बोला आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। मैं तो आपको शुरू से बोल रहा हूँ स्टेप मार्किंग मिलती है सर, है नियम है स्टेप मार्किंग मिलने का। नहीं दी, क्या उखाड़ लिए बताओ मई में। वो 2 स्टूडेंट तो गए, वो तो बोलते सर स्टेप मार्किंग ही दे दे इंस्टीट्यूट, हमको पास रहेंगे। एक स्टूडेंट का तो एक क्वेश्चन ही चेक नहीं हुआ। बोला क्या करूं, मैं बोला कुछ नहीं कर सकता, डाल दे रिवेल में, कुछ नहीं होगा, डाल दे रिवेल में, कुछ नहीं होगा, तेरी संतुष्टि है कर ले। मैं बोला चुपचाप पढ़ भाई, सितंबर आ गया, मत दिमाग लगा। तू दिमाग लगाएगा 1 महीना और 15 दिन वेट करेगा रिवेल के रिजल्ट आने का, गया तू। उसमें चल बढ़ गया तो ठीक, नहीं बढ़ा तो तू डाल दे, उसके बाद भूल जा, पढ़ अपना भाई। तो मैं आपको बाप रे बाप, वो 2 स्टूडेंट का पेपर देख के तो मैं ये भी एश्योरिटी नहीं दे सकता कि टैक्स में स्टेप मार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी, जीएसटी में तो नहीं दे सकता। वो मैं दोनों का पेपर देखा, जीएसटी में मार्किंग ही नहीं दी, स्टेप मार्किंग नहीं दी है भाई। एक बात बताओ, अगर मैंने सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गलत निकाली, आईटीसी सही निकाला, अबे कुछ तो दो, एक आध तो दो। 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आप 10 में से 0 कर दियो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्यों आउटपुट टैक्स लायबिलिटी गलत है? अरे आईटीसी भी तो होता है जीवन में, और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का टोटल गलत है, एक दो ट्रांजैक्शन तो सही है, कुछ नहीं दिए, 0, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। यही वो अटेम्प्ट है मेकर जिसमें टैक्स के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, यही वो अटेम्प्ट है इंस्टीट्यूट जिसमें कुछ लोगों का पेपर ऐसे भी चेक हुआ। तो 2 चीजें हैं, एक आप मेहनत कर लो और दूसरा भगवान के सामने बैठ जाओ कि भगवान जिसके हाथ में मेरा पेपर जाए, वो आदमी ना अपनी बीवी, ना अपने घर, ना कहीं से लड़के बैठा हो, कुछ नहीं, अच्छे मूड में बैठा हो। जैसे अभी वो बैंगलोर वाला किस्सा हुआ, सुने कि नहीं? बैंगलोर में एक टेक्नीशियन था, टेक्निकल डिपार्टमेंट का, वो क्या बोलते हैं, भाग गया था घर से और घर से जाके छुप गया था। तो उसकी वाइफ ने कंप्लेन किया, एफआईआर किया, तो एफआईआर किया तो पुलिस वाले ढूंढे, ढूंढे तो वो मिल गया। अब मिल गया तो उसको बोलते घर चले जाओ, बोलते घर नहीं जाऊंगा, जेल डाल दो पर घर नहीं जाऊंगा, मार डालो पर घर नहीं जाऊंगा। बोलते घर में बीवी रहती, जीने नहीं देती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन टेलीविजन पे उसने ये चीज बोला। बड़ा गजब चल रहा है, बड़ा गजब। चलो देखो भाई, Mehraj and company wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighboring state of Delhi and Haryana. Kindly state as to what is the taxable event under GST. GST में taxable event क्या होता है सर? सर कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी कि हर क्वेश्चन टफ ही हो, नालायक हो। हर क्वेश्चन जरूरी नहीं है ना इतना टफ हो, कई बार प्यार से छोटे मोटे इजी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आप लोग क्यों टेक्निकली सोच रहे हो कि टेक्निकली पूछेगा? ठीक है, लिविबिलिटी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सर सेम स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, स्टेट चेंज होगा तो आईजीएसटी। अगला देखो, दामोदर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल without any consideration so that the goods can be sold from the branch. The company believes that the transaction will be undertaken by it would not qualify as supply as no consideration is involved. कैसे लिखते हैं अगर इसको एग्जाम में लिखते तो अपन? चलो मान लो यही क्वेश्चन एग्जाम में आता लिखने को, कैसे लिखते हैं आप लोग? क्या स्टार्ट करते हैं? अरे सेंटेंस बोलो।
ऐसे स्टार्ट करते हैं अपन, एज पर शेड्यूल 1, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना, लिखना, एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, ऐसे करके लिखना। सीधा ये मत लिख देना कि सर क्या बोलते हैं, विदाउट कंसिडरेशन अगर इंटरस्टेट ट्रांसफर भी है तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जाता है, ऐसे मत लिखना शुरुआत में। ऐसे लिखना सर एज पर शेड्यूल 1, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होना चाहिए। स्टार्ट बहुत जरूरी है। देखो, भले ही टैक्स का पेपर लॉ नहीं होता, बट टैक्स के पेपर में भी तरीका यही होता है, पहले थियोरिटिकल क्वेश्चन में पहले लॉ लिखना, ठीक है। यहाँ पर अपन हेडिंग नहीं डालते, रिलेवेंट लॉ, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये सब नहीं करते, बट लिखना तो यहाँ पर भी पहले लॉ पड़ता है। और एक और अप्रोच है, चाहो तो दोनों में से दोनों अप्रोच सही है सर। पहला ही लाइन कंक्लूजन लिख दो, बट ये तब लिखना जब आपको 100% श्योरिटी हो। 100% श्योरिटी हो तो पहला लाइन कंक्लूजन लिख सकते हो कि सर ascertain whether the transfer of goods by the Damodar Private Limited to its branch will qualify as supply. Yes, the transfer of goods by the Damodar Private Limited to its branch office would qualify as supply. ठीक, उसके बाद आप चाहो तो एक लाइन छोड़ के ऐसे भी लिख सकते हो, एज पर शेड्यूल 1 करके, बट ये तब लिखना, कंक्लूजन पहले तब लिखना जब 100% श्योरिटी हो कि आंसर सही है। 100% नहीं हो तो लिखना भी मत सर, फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो सर, पृथ्वी एसोसिएट्स इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स। It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply, even if made without consideration in accordance with the provision of GST law. You are required to enumerate such activities. तो इसमें तो आपको शेड्यूल 1 लिखना पड़ेगा सर। शेड्यूल 1 के 4 ट्रांजेक्शन्स लिखने पड़ेंगे और लिख के आना। शेड्यूल 1 के 4 ट्रांजेक्शन्स आते हैं, बहुत बार लिखने को आते हैं सर। अगला देखो सर, composite supply is treated as supply of that particular goods or services which attract highest rate of tax for the purpose of considering tax liability. Examine the validity of the statement. क्या लिखूंगा मैं, पहले स्टार्ट कैसे करूंगा? गलत। जो है एज पर प्रोविड, हाँ गलत। हम पहले ऐसे लिखेंगे सर, दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड या इनकरेक्ट, ठीक है। मैं तेरे पीछे वाली को बोल रहा हूं, गलत बोल रही है। दिस स्टेटमेंट इज इनवैलिड और इनकरेक्ट, पहले ये लिखना, ठीक है। कभी भी याद रखना, जब वैलिडिटी पूछे किसी स्टेटमेंट की तो पहली लाइन यही होनी चाहिए, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड और इनवैलिड, या करेक्ट और इनकरेक्ट। उसके बाद एक लाइन छोड़ना और उसके बाद लिखना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एकदम फेंके पड़े लिखे जा रहे हैं, नहीं, प्रिसाइज लिखना। 3 4 5 लाइन में लिख के खत्म करना। ज्यादा लंबा लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात ब्लड में बैठा लो, ये मैं हर बार बोलता हूं, आज भी रिपीट कर रहा हूं, कंक्लूजन जो होता है वो लास्ट लाइन अलग से दिखनी चाहिए। कंक्लूजन की लाइन अलग से दिखनी चाहिए, नहीं दिखेगी तो वो 0 दे देगा। इस क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन वाली बात नहीं है, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं सर, कंक्लूजन की लाइन दिखनी चाहिए, ठीक है। फिर ये तो शेड्यूल 2 की बात है सर, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आगे देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 विद शेड्यूल 1। Suleka manufacturers have a factory in Delhi and a depot in Mumbai. Both the establishments are registered in respective state. Finished goods are sent from factory in Delhi to the Mumbai depot without consideration, so that the same could be sold from depot. क्या ये शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा? यस। क्या इसे अपन डीम सप्लाई मानेंगे? यस। अगला, Raman is an architect in Chennai. His brother, who is settled in London, is a well-known lawyer. Raman has taken legal services from him free of cost with regard to his family dispute. बताओ भाई, सप्लाई मानेंगे नहीं मानेंगे? क्यों सर? फैमिली डिस्प्यूट पर्सनल है, विदाउट कंसिडरेशन है, सप्लाई नहीं है। कंसिडरेशन होता, पर्सनल होता तो भी टैक्सेबल हो जाता, ठीक है, ध्यान रखना। तो टैक्सेबल है ना।
Would your answer be different if in the above case Raman has taken advice in respect of the business unit? सर अगर बिजनेस से रिलेटेड है, सामने ब्रदर है, रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है सरकार बोली भले ही कंसिडरेशन नहीं है, सरकार बोली टैक्सेबल है। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, इंस्टीट्यूट पूछे ना, ऐसे पूछेगी तो मस्त 4 में 4 तो मिलेगा, कम से कम 4 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? सर्विस। सर ये बहुत सिंपल है, ये आप कर सकते हो, ये बकवास। अगला देखो, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। ये भी आप कर सकते हो सर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सप्लाई चैप्टर में ना कुछ ज्यादा है नहीं, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। Examine whether the activity of import of services in the following independent cases would amount to supply under Section 7. Ms. Sriniti Kaushik received interior decorator services for her residence located at Bandra, Mumbai from Mr. Richel of Sydney, Australia. The amount paid for the said services is 5,000 Australian dollar. बताओ भाई क्यों है? क्योंकि कंसिडरेशन है, और अगर कंसिडरेशन है तो हम चेक ही नहीं करते सर वो बिजनेस से रिलेट करता है कि नहीं, उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ये सप्लाई है और रिवर्स चार्ज में। Ms. Sriniti Kaushik received interior decoration services for her residence located in Bandra, Mumbai from her brother, Mr. Varun, residing in Sydney, Australia. Only dependent on Ms. Sriniti. Further, Ms. Sriniti did not pay any consideration for the said services. क्या लगता है सर? सर पर्सनल हो गया, कंसिडरेशन भी नहीं है, सरकार बोलती सप्लाई अच्छी नहीं है। Will your answer change in the if in the above case if Ms. Sriniti has taken an interior decoration services with regard to her business premises and not her residence? तब तो ये सप्लाई हो जाएगा, बिजनेस से रिलेट किया तो। उसके बाद देखो, डमडम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। रेफ्रिजरेटर 500 लीटर का है, स्टेबलाइजर, एलईडी टीवी, स्प्लिट एसी, स्टेबलाइजर फॉर एसी कंडीशनर। ठीक है, ये सब गुड्स क्या अलग अलग बिक सकते थे? यस, बट इसने सिंगल इनवॉइस इशू किया है इंडिकेटिंग अ प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली इन द सेम। बताओ कंपोजिट की मिक्स्ड। सर अकबर रिटेल स्टोर हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 lakh फॉर ऑल द आइटम एज द कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस। स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस। तो बताओ भाई क्या होगा? मिक्स्ड और हाईएस्ट रेट। मुझे नहीं पता, आप लोग पढ़ो और सीखो कि मिक्स्ड है कि कंपोजिट है। ये रहा डमडम, पढ़ो। समझ आया? तो कंपोजिट की मिक्स्ड दोनों ही नहीं है। सर मिक्स क्यों नहीं है? सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया, इसलिए मैंने आपको पढ़ाते टाइम बोला था सिंगल प्राइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंगल प्राइस जब तक नहीं दिखेगी उसको मिक्स सप्लाई मत बोल देना, फंस जाओगे। आई बात समझ? इसीलिए मैं आपको पढ़ाया और समरी में पढ़ाते टाइम भी सिंगल प्राइस को सर्कल किया था सर, इसीलिए सर्कल किया था। मुझे पता है स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप नहीं पूरी दुनिया के स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर। सर पेमेंट उसने सिंगल की है, प्राइस सिंगल कहाँ चार्ज हुई है? पेमेंट उसने 1 लाख रुपए एक साथ डिस्काउंटेड किया है, बट सिंगल प्राइस चार्ज नहीं हुई है सर। आई बात समझ? मुझे लगा ध्यान रखने वाली बात थी, इसलिए मैंने आपको बताया, रुक के बताया। अगला देखो, Manikkaran, a registered supplier of Delhi, has supplied 20,000 package at 30 rupees each to Mukhija gift shop in Punjab.
Each package consists of 2 chocolates, 2 fruit juice bottle and a packet of toy balloons. Determine the rate of GST applicable in the case, assuming that the rate of GST as under दिया हुआ है सर, बताओ कंपोजिट के मिक्स्ड क्यों मिक्स्ड कंपोजिट होना चाहिए था क्यों मिक्स्ड ये आधा ही है रीजन सर एक ही तो प्राइस चार्ज कर रहे देखो 30 रुपीज ईच इंडिविजुअल प्राइस बताया कि चॉकलेट फ्रूट जूस बॉटल या टॉय बैलून्स के नहीं बताया समझ आई बात डिफरेंस समझ आया देखो इसका भी आंसर देखो आगे ये रहा पढ़ो इसको इनवॉइस सिंगल है बट उसमें प्राइस सबके अलग अलग चार्ज किया देख पढ़ उस बहुत बड़ा अंतर है सर सिंगल प्राइस और सिंगल प्राइस नहीं होने में बहुत कहानी चेंज हो जाती है इसीलिए तो बताया ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली बात है क्लियर सबको समझ आया तो ध्यान रखना वो सिंगल प्राइस वर्ड एग्जाम में इस पे बहुत घुमा देता है अगला देखो Gagan Engineering Private Limited, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited send its container truck equipped with item like repair equipment, consumable stores, parts from Haryana workshop to its own repairing center located in other states, India, where the client machine are being brought and being repaired. Discuss the livability on the interstate मूवमेंट ऑफ ट्रक बताओ भाई इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे एक आंसर दो दो तीन आंसर थोड़ी दे सकते आप मुझे रीजन थोड़ी दे सकते हो कि अगर ये होता तो ये होगा ये होता तो ये होगा ऐसा नहीं होता आप एक आंसर दीजिए आपके सामने कंडीशन है पढ़ लीजिए चलो आप सीखो क्योंकि आप लोग के आंसर्स बहुत वेरी कर रहे हैं आप लोग इसको रीड करो आप लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे हो पढ़ो इसको ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है ना ये दो तो पढ़ा हुआ है नीचे वाला पढ़ना
समझ आया सबको? तो सर क्या हुआ ट्रक के मूवमेंट पे? सप्लाई है कि नहीं है? सर आप लोग इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये ट्रक ना जो सामान है वो रिपेयर पर्पस के सामान लेके जा रही है। सर मैंने क्या बोला था, अगर गुड ये कन्वीनियंस का मूव हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर तो उसको सप्लाई मानते हैं। यहां पर तो हम ट्रक में सामान लेके जा रहे हैं, ट्रक थोड़ी बनने जा रही है सर। ट्रक में सिर्फ सामान जा रहे हैं रिपेयर का। आई बात समझ? थोड़ा ध्यान रखना, इसमें बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है स्टूडेंट से। अगला देखो, सरवाना एंड सन्स विशेस टू स्टार्ट सप्लाइंग अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या ये जीएसटी के बाहर है? हाँ सर। Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor, for which the state government has charged specified fees from it. Examine whether the grant of alcoholic liquor license by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as supply. क्या लगता है इसे सप्लाई माना जाएगा ये लाइसेंस को? नहीं। अगर आप लाइसेंस को ही सप्लाई मान लिए तो इनडायरेक्टली आप क्या किए? दारू पे जीएसटी ले लिए सर। तो फिर मतलब क्या होगा सर? फिर दारू एग्जाम करने का या दारू को बाहर रखने का जीएसटी से। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? ये हमारा सप्लाई वाला चैप्टर था। ये छोटा सा चैप्टर इतना ही था, ये कवर हुआ, खत्म हुआ। क्लियर सबको? ठीक, थैंक यू।